basis of inventory. Yes. Take the seat, all of you. अच्छा नीचे चली गिराई Molecular basis of inheritance. इसमें देखिए एक चीज इम्पोर्टेंट है जो आपके बुक से लेना होगा। इसमें लेंथ ऑफ डीएनए दिया हुआ है। लेंथ ऑफ डीएनए ये क्वेश्चन ये का है, ये डाटा आपके बुक में दिया है। जिनने जो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसमें से क्वेश्चन मिलता है। ये नीट का क्वेश्चन 2.2 नहीं, वो नहीं, उसमें दिया है ना कि बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, ओके, I-174 इसकी लेंथ कितनी है ना? ये दिया हाउ मेनी गिवन, कितना दिया बताएं? 5386 ई कोलाई का कितना है? ये क्वेश्चन आया है नीट में। तो सबसे पहले तो यही चीज, ये डाटा आप इसको दिमाग में रखिए। ह्यूमन कितना ह्यूमन डीएनए कोई एनसीईआरटी में दिया, एक बार देख के बोलिए ना। बोलो मुझे बोलो कितना बोलो है? कितना 10 टू दी पावर में दिया होगा, बोलिए डाटा। 4.6 into 10 to the power 6. किसका है? E. coli. ई कोलाई का हाउ मेनी? 4.6 into 10 to the power 6. 10 टू दी पावर 6, यस। और बैक्टीरियोफेज का है 5386. बैक्टीरियोफेज का कितना बेटा? 5386. हैं? 5386. 5386, ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 into ह्यूमन डीएनए का कितना बेटा? 3.3 into 10 to the power 9. 3.3, 3 हाँ into 10 to the power 9. हाँ, ओके। और ये तीन तीन ही है। हाँ, तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये दे देगा, ये आप तैयार कर लीजिए पहली चीज फर्स्ट, ठीक है? जी सर। ये आया क्वेश्चन है नीट में, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी सर। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले, है ना, देखो ऐसा है ना कि जो मेंडल ने जो वर्क किया था उसके बहुत दिन बाद इस पर कुछ डिस्कवरी हुई है। E. coli 4.6. 1869 में। हाँ बेटा, क्या E. coli 4.6. हाँ 4.6 into 10 to the power 6. 1.8. 4 पॉइंट है। Yes. हाँ, इसको नोट कर लीजिए Base pair. और इसको लर्न कर लीजिएगा, बेस पेयर ये इम्पोर्टेंट है। तो 1869 में जब मिस्टर, है ना, जब मिस्टर ने जो है पहली बार, ठीक है ना, पस सेल से हाँ मवाद चोट लगी थी एक जगह, तो वहाँ जो पैसे लगाते हैं बैंडेज से, है ना, जो पस निकलता है, पस सेल से पहली बार इसको आइसोलेट किया, आइसोलेशन, इसका आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो पस सेल से आइसोलेट किया, तो ये
जो है जो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन ट्री का है इस फॉर्म में नहीं कर पाए हुए आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, बल्कि वो उसका जो है डिस्फॉर्म था, डिस्फॉर्म फॉर्म में टूटे फूटे तरीके से, बहुत अव्यवस्थित था, मिस अरेंजमेंट था, ठीक है। हाँ, और उन्होंने जो है इसका नाम जो है क्या दिया, न्यूक्लिन दिया। क्या दिया नाम, न्यूक्लिन। ये देखिए ये टर्म है NUCLEIN, ये नाम दिया न्यूक्लिन। माने हम ये कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यह मिक्सचर ने फर्स्ट सेल से 1869 में न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, को आइसोलेट किया, आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन दिया। फिर बाद में अल्टमैन का नाम, अल्टमैन ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलता है कि नाम न्यूक्लिक एसिड किसने दिया, तो आप अल्टमैन पर टिक करेंगे जी सर, आप अल्टमैन पर टिक करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज फार्मुलेटेड, सबसे पहले किसने फार्मुलेटेड किया, तो आप इस पर टिक करेंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक आंसर आपका ये हो गया, ये नाम आप निश्चय बेटा, एक नाम, दूसरा नाम अल्टमैन। अल्टमैन ने क्या किया, अल्टमैन ने इसका टू नाम जो हम न्यूक्लिक एसिड इस समय पढ़ते हैं उसका ये नाम दिया, टर्म जी, ये टर्म पॉइंट बाय अल्टमैन जी सही। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन ट्री। डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने प्रपोज किया, तो इसके लिए नाम आता है वाटसन एंड ट्री का। तो ये 3-4 नाम आप नोट कर लीजिए पहले, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा सर जी। एक तो डाटा है बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक जो ये डाटा है लेंथ ऑफ डीएनए का, एक क्वेश्चन यहाँ से नीट का, एक नाम वाटसन एंड ट्री का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया, एक नाम इनका एक मिक्सचर का जिन्होंने पहली बार फर्स्ट सेल से न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिन रखा और आइसोलेट किया, दूसरा नाम अल्टमैन जिसने कि न्यूक्लिक एसिड का नाम, ट्रू नाम जो आजकल हम लोग यूज करते हैं नाउडेज, ये नाम उन्होंने दिया न्यूक्लिक एसिड अल्टमैन जी सर। ये इतने आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी कर लिया, डन जी सर। आगे बढ़ा जाए, जी सर। नोट करो जल्दी करो, नोट कर लिया। हमको सर पिछले वाले चैप्टर से वाला कठिन लगता है। आप अगर रेगुलर क्लास लेंगे तो ये भी आपके लिए इजी होता है। बस रेगुलर क्लास लीजिए लेंगे और अपने टीचर पर विश्वास रखिए, ये सब आपके लिए इजी होता है। जी सर। न्यूक्लिक एसिड बेटा, न्यूक्लिक एसिड हम जानते हैं 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, हर कोई जानता है। एक को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज डीएनए के बारे में न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा है बेटा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। Okay, that is RNA and that is डीएनए। right. यस सर। DNA जेनेटिक मटेरियल, लेकिन RNA भी जेनेटिक मटेरियल है। हम ये नहीं कह सकते कि RNA जेनेटिक मटेरियल नहीं, कुछ वायरसेस में RNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट इस पर बना सकता है कि डीएनए एंड आरएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए इज नॉन जेनेटिक मटेरियल, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। तो फॉल्स दोनों, क्योंकि यस दोनों, लेकिन क्लास 10 के लेवल तक हमको ये बताया जाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं, लेकिन है, ठीक। वायरस ये चीज ये दिमाग में रख लीजिए, है ना। वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ये चीज बताना था यहाँ इम्पोर्टेंट।
ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है, एक सेंट्रल डोगमा एक टॉपिक है, चलो ये भी बता देते हैं। वैसे भी यहाँ बताना नहीं था, लेकिन चलो बता ही देते हैं। सेंट्रल डोगमा बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, सेंट्रल डोगमा के नाम से जाना जाता है। ये जो सेंट्रल डोगमा है, जैसे हमने ये कहा कि भाई आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज हम आपको एक्सप्लेन करके एक स्टेप वाइज डायरेक्शन में दिखा रहे हैं कि कैसे जेनेटिक्स फ्लो करता है, क्या जेनेटिक्स का फ्लो है। तो देख लीजिए, जैसे डीएनए है, भाई जेनेटिक मटेरियल हम उसी चीज को कह सकते हैं, वही चीज जेनेटिक मटेरियल होता है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि दैट कैन रेप्लिकेट, जेनेटिक मटेरियल कैन रेप्लिकेट, यानी जेनेटिक मटेरियल वो चीज है जो रेप्लिकेट कर सके। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन ये है कि अपने ही जैसे एग्जैक्ट कॉपी, जीरोक्स कॉपी का फॉर्मेशन कर देना, क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। तो बेटा डीएनए के अंदर वो कैपेसिटी है कि अपने ही जैसे एग्जैक्ट कॉपी, जस्ट लाइक एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन कर सकता है, और इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक टर्म इंपॉर्टेंट हो गया। यानी डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। हम आपको बताएंगे इसी चैप्टर में रेप्लिकेशन, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। डीएनए अपने ही जैसे एग्जैक्ट कॉपी डीएनए का फॉर्मेशन कर दे, है ना? तो उसको हम क्या करते हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं, है ना बेटा? हाँ, डुप्लीकेशन भी इसी को कहते हैं। और डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, वेरी गुड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आप इस तरह से ना लिखिए कि इस प्रोसेस को आप जो एरो बना करके ऐसे लिख लो, ऐसे एरो पर लिख लो अपने याद करने के लिए, है ना? ये आपके लिए इजी फ्लो डायग्राम है, ये बना लीजिए इस तरह से, इसको फ्लो चार्ट में बना लीजिए इसको। तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है ना? आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। अब इसकी कोई हिंदी नहीं होती, ट्रांसलेशन, ठीक है ना? इसकी कोई हिंदी नहीं है, इसकी कोई हिंदी नहीं है। इसको लिखेंगे अगर तो ऐसे ही लिखेंगे, बहुत करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आप बहुत करेंगे तो या हिंदी वर्जन की जो बुक्स है उसमें ऐसे लिखा होगा, बस इतनी सी बात है, समझ रहे हैं ना? तो और चाहे आप इसको ऐसे इंग्लिश में लिखिए, बस और कोई बात नहीं है, इंग्लिश और हिंदी में कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी आरएनए से प्रोटीन बना दिया, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ये जो पूरा प्रोसेस जो दिखा रहे हैं एक लाइन में, इसी को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ये सेंट्रल डोगमा कंप्लीट प्रोसेस जी, ये कंप्लीट प्रोसेस है, पूरे को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। अभी आप इसको एक लाइन में ड्रा कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। सेंट्रल डोगमा, और इसमें से एक, दो, तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने जा रहा है। देखिए जो मैं, हाँ यस वही देखिए, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, लेकिन आरएनए से कुछ इसको कहते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और किस स्पेशल एंजाइम के लिए यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम यूज होता है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में
ये प्रोसेस होता है और इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें आरएनए से डीएनए बन जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है कुछ वायरसेज में। और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले टैमिन एंड बाल्टीमोर ने किया था, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये आप जरूर नाम नोट कर लीजिए, इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। टैमिन एंड बाल्टीमोर, इसकी डिस्कवरी इन्होंने किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये इम्पोर्टेंट नोट करिए। तो मैंने आपको करीब 8-10 क्वेश्चन बताए और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन पर, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन इस पर आता है। पूछेगा क्वेश्चन, सेंट्रल डोग्मा पर पूछता है क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंट्रल डोग्मा। बस सीक्वेंस बिगाड़ देगा। सीक्वेंस कैसे बिगाड़ेगा? डीएनए के बाद प्रोटीन दे देगा, तब आरएनए दे देगा, डीएनए के बाद आरएनए दे देगा, फिर डीएनए दे देगा, फिर प्रोटीन दे देगा। पहले प्रोटीन दे देगा, तब आरएनए देगा, तब डीएनए देगा, ऐसे दे देगा। तो सीक्वेंस बिगाड़ करके सीक्वेंस को मिस अरेंज कर देगा, उसका जो अरेंजमेंट है उसका बिगाड़ करके दे देगा। 4 ऑप्शन, एक सही रहेगा बस। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव नीट में, नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया, एक डाटा वाला क्वेश्चन, एक नाम, जितने साइंटिस्ट के नाम हैं, जेनेटिक्स में जो कंट्रीब्यूशन लोगों ने दिया है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे लाइन इम्पोर्टेंट है बेटा नीट के लिए, और प्लस नॉलेज तो आपका है। तो ये जो एग्जाम के क्वेश्चन इस पर शुरू में इसके इंट्रोडक्शन में बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग को आपका सिलेबस रहता है उसको चलते हैं। अब ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है, तो इस नाते मैंने बताया कि हम ओरिएंटेड है। तो आप लोग कहते हैं सर पता नहीं क्या बात करते हैं, क्यों भाई ऐसा बोल देते हैं। तो ये भी जेनेटिक्स ही है, लेकिन जितना एनसीईआरटी में भी लिखा है उतने नहीं, और पढ़ना चाहिए ना बेटा, और पढ़ना चाहिए। लेकिन ये भी है, आगे पीछे है एनसीईआरटी में। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि डीएनए और आरएनए। अब हम बिल्कुल मेन चीज पर पहुंचते हैं, डीएनए पर। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना बेटा, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया, डीएनए एंड आरएनए। ठीक, दोनों ही क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड है। दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अब हमको ये पढ़ना है कि बनते कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि इनके कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है ना, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लिक एसिड के, यानी न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात यह है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से ही निकल आएगा। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन एक लाइन में है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक लाइन में। उस डेफिनेशन को आप याद रखिए, ठीक है ना, तो इसका वो निकल आएगा। क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यही तो है, बोलो। यानी यह क्या है? पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक बेटा, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। देखिए एक लाइन में, केवल एक लाइन लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, लेकिन समझिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक, यानी क्या?
इसके मतलब क्या, इसके लिए एक और एक ही वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, एक वर्ड बनाइए इसके लिए। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसके लिए केवल एक वर्ड बनाइए, एक शब्द इसके लिए बनाइए, क्या बनेगा बोलो? यस, वेरी गुड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी क्या हम कह सकते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉली माने मेनी, पॉली मीन्स मेनी, है ना। तो इस तरीके से कई न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है इस पर, है ना, यानी व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप जानते हैं, यानी यहीं से हमको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है बेटा शुगर, ठीक है ना। कौन सा शुगर, तो पेंटोज शुगर। अब इसका जितने छोटे छोटे टर्म्स हैं सब पर क्वेश्चन है, जहां किसी बच्चे के समझ में नहीं आएगा वो बता देगा। तो पहला नंबर शुगर, ठीक, शुगर मॉलिक्यूल। कौन सा शुगर बेटा, पेंटोज शुगर। नाउ नेक्स्ट सेकंड इज, बोलिए, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसेस, दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट बेटा बोलो, फास्फोरिक एसिड, पीओ, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। फिर एक एक को हम डिस्क्राइब करते हैं। जी सर। ये तीन कंपोनेंट हैं, यही तीनों कंपोनेंट मिल करके यूनाइट होकर के एसोसिएट होकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड, कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं, यस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना दिए। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ में आया? आगे चलते हैं। हमें डिस्क्राइब करना है, देखिए, नाइट्रोजनस बेस या शुगर, जैसे जो कहिए उसको पहले पहले डिस्क्राइब कर देते हैं। शुगर डिस्क्राइब कर देते हैं। अब देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड में शुगर पाई जाती है वो दो टाइप की होती है, पेंटोज, है ना। एक हो गया, हमने आपको बताया कि एक शुगर है, कौन सी शुगर, राइबोज शुगर, है ना बेटा। एक राइबोज शुगर है और दूसरा शुगर है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, यानी दो टाइप के शुगर्स पाए जाते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी है तो दोनों शुगर एक ही जैसे, माने दोनों ही शुगर जो है बेटा वो पेंटोज शुगर है। तो क्या है, पेंटोज शुगर दोनों है। पॉइंट को नोट करिए, पॉइंट को नोट करिए, दोनों ही पेंटोज शुगर, ठीक है। लेकिन एक शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक है राइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है, समझते जाना बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं आपको एकदम नीट का जो पैटर्न है, जहां से नीट जैसे क्वेश्चन बना था उस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। है सारी चीजें वही आपके बुक में भी, एनसीईआरटी में भी, लेकिन मैं उसको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। आप देखिए, मैं उसको सिस्टमेटिक बना के पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए, दोनों ही पेंटोज शुगर है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दोनों में फ्यूरान रिंग पाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, फ्यूरान रिंग बेटा।
ठीक। और देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। C5H10O5, ठीक। और जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है इसका फार्मूला बेटा बोलो, C5H10O4 ये है, ठीक है। सर जी दोनों फ्लोरान लिख पाए जाएगा। हाँ बेटा दोनों फ्लोरान लिख देख लो ना, देख लो, देखिए आप अब देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपके सामने रख दिया, अब हम स्ट्रक्चर रखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि भाई दोनों पेंटोज शुगर है, बोथ आर पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या? 5 कार्बन की शुगर, क्लियर कट लैंग्वेज में बताइए, है ना। माने ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हो, यही तो माने हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे, है ना। ये लिखने का ये तरीका है। तो कैसे बनाएंगे भाई स्ट्रक्चर? सब लोग अपनी कॉपी में ड्रा करके स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, सब लोग जरा बनाए। केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप, केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं, बोलो। तो पेंटोज शुगर, हमें पेंटोज शुगर बनाना है, 5 कार्बन की शुगर बनाना है। चलो बनाओ, बनाओ बेटा। फिर उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे नाइट्रोजनस बेस ऐड करना है। कितने लोग बना पाए? बोलो बोलो भाई। कार्बन नंबर 1, इट इज योर फर्स्ट कार्बन। सेकेंड कार्बन हम कार्बन पर नंबरिंग कर दे रहे हैं जैसे क्लियर हो जाए, बाकी किया नहीं जाता है, ना तो किसी बुक में किया होगा। कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और 5वां कार्बन। चलो सही कर देंगे। अब हम ये नंबरिंग इरेज कर दे रहे हैं, हमने आपको केवल समझने के लिए किया था, बनाने की जरूरत नहीं, ना तो ये स्ट्रक्चर में कहीं है, राइट। समझना बेटा। सी फर्स्ट कार्बन देखना, हमारे साथ बनाइए सब लोग। इसमें बनाने में लापरवाही किए तो गए, बनाइए, ठीक है। और यह स्ट्रक्चर है राइबोस शुगर का, राइबोस शुगर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर। काउंट कर लेते हैं, काउंट करने पर अगर कितना आए, है ना भाई, तो सही है। इसकी और इसकी मैचिंग सही होनी चाहिए, है ना। कर लो,
2 3 4 5 हाउ मेनी 5 देन यू विल गेट हियर C5 हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 तीन 8 दस 9 और 10 ये भी सही होगा वो 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने आपको बता दिया। बाकी मैं तो जान ही रहा हूँ कि सही है, तो आप हंस रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि हम जान रहे हैं कि गलत है, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको भी ऐसे काउंट किया जाता है। आप अपने आप को टेस्ट करिएगा जब बनाइएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख करके और इसको दोनों को टेस्ट कर लेना। अब इस पर भी तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया और इसका स्ट्रक्चर भी जानना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, इसको कहते हैं राइबोस शुगर। क्या कहते हैं बेटा? राइबोस शुगर। अब ये शुगर डीऑक्सीराइबोस कैसे बनेगी? क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है हमारी, ये डीएनए की शुगर है। आप इसको ऐसे एग्जैक्ट नोट करिए। और जो राइबोस शुगर है ये आरएनए की शुगर है, यानी आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। इन द अदर वर्ड्स एंड वी कैन से दैट इन द डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर इन द डीएनए, राइबोस शुगर इन द आरएनए। ये राइबोस शुगर है। डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसे बनेगा? सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। ओके, यस, इट मीन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर है ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर बाय द रिमूविंग one oxygen atom, Carbon number 2. oxygen atom कार्बन नंबर 2 from carbon number 2, कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन एटम को लाइट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लाइटिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम कार्बन नंबर 2 इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस राइबोस स्ट्रक्चर, देन यू विल गेट डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों शुगर का डायग्राम आप बनाएंगे। एक शुगर आप डीएनए में यूज करेंगे, दूसरा शुगर आप आरएनए में यूज करेंगे। बना लीजिए, दोनों बना लीजिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल बना लेना, 2 कॉलम करके बेटा, इधर इधर हो गया। हो जाएगा तो बताना, फिर आगे चलते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो C5H10O4 आ रहा है, अब आप काउंट करेंगे। जब एक ऑक्सीजन यहाँ से कम कर दिया, लेस कर दिया, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अब इस तरह से आएगा। ओके, इतनी चीजें सब समझ में आ रही है ना? सब आ गई समझ में? आगे चलें। कुछ एक पॉइंटर में जरूर नोट किया करिए, जिससे ये पता रहे कि हाँ हमने इतनी चीज़ें हमने पढ़ा। ठीक है ना? जैसे नाम वाला हमने आपको बताया, जो साइंटिस्ट के नाम थे वो कर लिया, पॉइंट में केवल इतना ही लिख लिया कि अरिथमेटिक। ठीक है ना? यस, जब म्यूजिशियन इतना ही लिख लिया है बेटा, जरूर लिख लीजिए। शुगर को लिख लिया इस तरह से। तो इस तरीके से हमें 5 कार्बन की शुगर मिली। दोनों ही जो शुगर है, दोनों ही 5 कार्बन शुगर है, इस नाते दोनों को हम पेंटोज शुगर कहेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन पर, दूसरे कंपोनेंट पर, जिसको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस। आते हैं इस पर बेटा, नाइट्रोजन बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर पोर्शन से क्वेश्चन बनता है। शुगर से भी क्वेश्चन बनेगा, नाइट्रोजनस बेस से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जितने कंपोनेंट के सबसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए
आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस पर। नाइट्रोजनस बेसिस के लिए तीन स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि इसकी तीन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली प्यूरिन और पिरामिडिन नहीं बता देना, हम आपको और कुछ बताते हैं, वो देख लीजिए। पहली बात तो ये है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दे आर हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर। जी सर। क्या होता है बेटा? हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। पहला चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टर्म इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोफोबिक होते हैं। पानी को हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है बेटा? जी सर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है ना? हाइड्रोफोबिक इन द नेचर, ओके। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ओके। और बेसिक इन द नेचर, दे आर बेसिक इन द नेचर। ये क्वेश्चन बेस है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि नाइट्रोजनस बेसिस है तो क्या होगा? बेसिक इन नेचर, बेसिक, ये होगा। उसके लिए तीन प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नाइट्रोजनस बेसिस आर टू टाइप्स। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं प्यूरीन, क्या कहते हैं बेटा? प्यूरीन। और दूसरे को कहते हैं पिरामिडिन, ठीक है। तो प्यूरीन्स और पिरामिडिन्स, दीज आर टू टाइप्स, ठीक। अब देखिए जो प्यूरीन है, ठीक है ना, ये दो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पहली बात। और यह जो होता है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों में एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। दोनों में डिफरेंस करके कर लेंगे, लिख लेंगे तो तैयार हो जाएगा इजीली। जी सर। बहुत क्वेश्चन बनता है इससे, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो इसके लिए पहला पॉइंट बेटा क्या लिखेंगे? क्या हमने बताया अभी आपको? बोलो। डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर है ना, विथ 9 मेंबर्स। जितना आपके लिए क्वेश्चन के लिए आंसर है उतना मैं लिख रहा हूँ, जी जानिए। और वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज ऐसा नहीं जो अननेसेसरी सेंटेंस हो। इस पर भी क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स इन प्यूरीन? 9 मेंबर्स। डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, यह भी क्वेश्चन है, यह भी आंसर है क्वेश्चन का। हाँ सर। पिरामिडिन में बेटा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, नोट कर लो। कितने नंबर होते हैं? कोई बताए? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, बोलो। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर विथ, जैसे इसमें बताया 9 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का बेटा, ये नीट में आया हुआ है, इसको बताइए। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर विथ 6 मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें। एक चीज और बताना था, इंपॉर्टेंट है। शुगर आया हुआ क्वेश्चन, देखो दिमाग मार हो गया। जी सर। हाउ मेनी नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन द
राइबोज एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल चार थे। प्रेजेंट इन डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, और किस किस कार्बन की पोजीशन पर है, यह भी क्वेश्चन पूछा है। जी सर। जरा बताइए देखते तो, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नोट क्वेश्चन चाहिए तो नोट कर लीजिए। हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल, हाउ मेनी OH ग्रुप प्रेजेंट at what carbon, at what number of carbon in ribose and deoxyribose। राइबोज में 4 है और डीऑक्सीराइबोज में 3। उसमें 1 2 3 5, इसमें 1 3 5 है। गुड आंसर, करेक्ट, सही बताया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 4OH पोजीशन, कार्बन की पोजीशन जो होगी, कार्बन नंबर 1 2 3 5 2 3 5 5, वेरी 1 3 5 इसमें 1 2 3 5, मैं 2 में नहीं। यानी 4OH ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें 2 पर नहीं प्रेजेंट है, 1 3 और 5। ये भी भैया क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, भूल गया था मैं। इस ये मतलब शुगर से जितने भी पॉसिबिलिटी बनते हैं क्वेश्चन को मैंने आपको सब बता दिया, इससे नहीं आ सकता। 3 4 मॉडल। अब ये देख लीजिए, इस पर भी मैं कुछ छूट नहीं पाया फिर मिडिल में। तो पहली बात तो यह है कि प्यूरिन डबल स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर 9 9 मेंबर्स। इसका देख लीजिए, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर 6 मेंबर्स। और देख लीजिए प्यूरिन जो होता है, ठीक है ना, जिस प्यूरिन में नंबर 1 एडेनिन, एडेनिन और दूसरा बेटा ग्वानिन। ये नोट करिए, ये दोनों पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख दिया। यानी एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन के हैं, पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के 3 हैं। साइटोसिन साइटोसिन थायमिन है बेटा, साइटोसिन यूरेसिल थायमिन यानी कैपिटल सी साइटोसिन, और यस थायमिन यूरेसिल कैपिटल टी, और तीसरा यूरासिल कैपिटल यू। करेक्ट सर। यूरेसिल किसी जगह पे आता है, ना बेटा, यूरेसिल हर में नहीं रहता, डीएनए में। अब देख लो, एडेनिन और गुआनिन दोनों में पाए जाएंगे, डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है, ठीक है। साइटोसिन डीएनए में भी पाया जाएगा, आरएनए में भी पाया जाएगा, यानी ये कॉमन है, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। सर, इसको लेकिन नीचे वाले दोनों जो है वो कॉमन नहीं है। क्यों नहीं कॉमन है? क्योंकि थायमिन केवल स्पेशली कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा, और यूरासिल कहाँ पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाएगा। ये बात सब क्लियर हो गई कि केवल हाँ कर रहे हैं, यस सर। है ना बेटा? बिल्कुल। यानी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये जो तीनों नाइट्रोजनस बेस हैं, ये दोनों में कॉमन है, माने डीएनए में और आरएनए में भी पाए जाते हैं। लेकिन डिफरेंस का पॉइंट आपका क्या बनता है कि डीएनए में केवल और केवल थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में केवल और केवल यस यूरासिल पाया जाता है। तो ये नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो ये हो गए नाइट्रोजनस बेस, ओके जी सर। अब आगे चलते हैं। हमने आपको दोनों कंपोनेंट का डिटेल बता दिया। तीसरा कंपोनेंट है, योर थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फोरिक एसिड, PO4 यू। ठीक है बेटा, तो इसमें P सेंट्रल एटम है, P सेंटर में होगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। आप जानते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका है ना, सब पे माइनस है। हाँ, तो सब पर OH
ये भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये PO4 का स्ट्रक्चर, ये S3PO4 होता क्या है वास्तव में, जो ये तीनों हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाते हैं, देख लेना। हम इसको इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ एरो बनाइए, ऐसे लिख दीजिए, तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, तो माइनस फाइनली आपको P डबल बॉन्ड O ऐसे ये स्ट्रक्चर मिलता है, O माइनस चार्ज के साथ, जस्ट इनमें सब डिफरेंस भी पाए ठीक है ना। हाँ वो सब केमिस्ट्री वाले बताएंगे। बताया ये ठीक जी सर। यानी ये तीनों कंपोनेंट फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कठिन है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यस सर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसके माने कई, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, दे आर कॉन्स्टिट्यूट एसोसिएटेड टू ईच अदर एंड फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, सो वी कैन से दैट न्यूक्लियोटाइड मोनोमर और पॉलीमर, कई मोनोमर की यूनिट्स मिल करके पॉलीमर बनाती हैं। जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? शुगर, नाइट्रोजन। फर्स्ट इज शुगर, ओके, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर। नाउ सेकंड इज नाइट्रोजनस बेसिस एंड नाइट्रोजनस बेसिस में कौन? 2, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2, प्यूरिन के 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। पिरिमिडिन में 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। थाइमिन स्पेशल है जो केवल डीएनए में पाया जाता है, यूरासिल स्पेशल है जो केवल आरएनए में पाया जाता है। ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंस का पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, क्लियर, और बेसिक होते हैं, है ना, और रिंग फॉर्म करते हैं, बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं। तो डबल बेंजीन रिंग किस में पाया जाता है? प्यूरिन में। सिंगल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? यस, पिरिमिडिन में। तो यह हो गया नाइट्रोजनस बेस। हमने आपको शुगर का भी डिटेल बता दिया। मैंने आपको शुगर में ये बता दिया 2 टाइप के शुगर होते हैं, राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। दोनों का मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया, C5H10O5। दूसरे का मैंने आपको बता दिया डीऑक्सीराइबोज का C5 क्या तो केमिस्ट्री नहीं होगी क्या बेटा? बोले तो थे आने के लिए। एनीवे चलिए देखते हैं। तो C5H10O4 दोनों में मैंने आपको ये समझा दिया था। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट और से। और मैंने आपको ये बताया कि राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन लैग कर जाता है, तो वहाँ पर हमें डीऑक्सीराइबोज मिलता है। डीऑक्सी में जो DE है, DE माने होता है रिमूव करना, हट जाना, लॉस हो जाना ना बेटा, या लैग कर जाना, तो होता है, इसी से बन जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। यानी उस शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाता है एंड देन यू विल गेट C5H10O4, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर वही है, फ्यूरॉन रिंग, दोनों ही 5 कार्बन के शुगर है, दोनों को ही हम पेंटोज शुगर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बस केवल एक ऑक्सीजन की उसमें कमी हो जाती है, तो वह डीऑक्सीराइबोज का शुगर, डीऑक्सी माने डीएनए का शुगर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर सब लोगों का? और फास्फोरस में आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है, ये PO4 है, राइट। तो इस तरीके से यही तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और कई न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ये है पूरा आपका न्यूक्लिक एसिड। इट इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लिक एसिड। अब हमको कुछ और स्पेशल चीजें पढ़नी है, जिससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं? बॉन्ड एडेनिन में 2 होते हैं सर, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब देख लीजिए जो एडेनिन है बेटा, चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, देख लो।
देखिए भाई, जो एडेनिन है, एडेनिन यानी प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है ना। यानी एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होता है, ठीक है। और जो गुआनिन है ये साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होता है। इसको भी आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये एक की जगह कभी कभी टी हो जाता है, टी की जगह पी आ जाता है जी, ये हो गया। ये क्या है? बेस पेयर्स है। क्या है? बेस पेयर्स, बीपी इनको बेस पेयर्स कहते हैं, दे आर बेस पेयर्स, ठीक है बेटा। इनको क्या कहते हैं? बेस पेयर्स कहते हैं। अब देखिए इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चारगाफ ने बेस पेयरिंग रूल दी थी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चारगाफ, तो चारगाफ का नाम आता है बेटा चारगाफ, चारगाफ बेस पेयरिंग रूल, बेस पेयरिंग उन्होंने बताया, बेस पेयरिंग दिया था, चारगाफ ने बेस पेयरिंग दिया था। और विलिकन्स ने एक्सरे डिफरेंशिएशन का जो डाटा दिया था और चारगाफ के डाटा, चारगाफ ने जो बेस पेयरिंग रूल दिया था, इन्हीं सारे रूल्स को आ जाओ बेटा, ये जो रूल्स हैं, ये जो डाटा है, इन्हीं डाटा को यूज करके 1953 में वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जिसको हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। मीन्स इन 1953, ओके, इन 1953, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है भाई, और तो कोई ईयर नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? 1953 में ना, 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बेटा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यस प्रपोज किया किसने? वाटसन और क्रिक ने। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेस पेयरिंग जो चारगाफ ने दिया वो, और एक्सरे डिफरेंशिएशन के बेस पर। क्लियर? तो न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो गया, शुगर क्लियर हो गया, बोलो हाँ, है ना बेटा। नाइट्रोजनस बेस क्लियर हो गया, फास्फोरिक एसिड क्लियर हो गया, जो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन हमने बताए, जो नीट के क्वेश्चन बताए, वो सब क्लियर हो गया। तो इस तरह से है, हम आपको अब बॉन्ड्स बता देंगे नेक्स्ट टर्म पर, कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। टाइम हो गया, सर आ गए। आज के